हाय फ्रेंड्स, आई एम अभिषेक। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द ओशन ऑफ शिक्षा। तो आज की वीडियो में हम क्लास 11th की जो 8th चैप्टर है लोकल गवर्नमेंट, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे, जिसे हम हिंदी में कहते हैं अस्थाई स्थानीय सरकार। उसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। यानी कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशंस में, यानी कि जो 73rd और जो 74th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट करके जो लोकल गवर्नमेंट की जो बॉडी की बनाई गई थी, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे, जिसमें हमारा आता है पंचायती राज और म्यूनसिपैलिटी। तो इन दोनों के बारे में डिस्कस करेंगे, इनकी क्या इंपॉर्टेंस है, क्यों जरूरी है, डेमोक्रेसी में किस तरीके से रोल प्ले करते हैं। ये सारे टॉपिक्स आज हम डिस्कस करेंगे। इससे पहले हमने 11th क्लास की जो चैप्टर है, जैसे कि कॉन्स्टिट्यूशन, वाई एंड हाउ, राइट्स इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इलेक्शंस एंड रिप्रेजेंटेशंस, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव, जुडिशरी और फेडरलिज्म, ये 7 चैप्टर ऑलरेडी हमने कंप्लीट कर लिया है। एक चैप्टर डिस्कशन करने के बाद हम चैप्टर 9 और चैप्टर 10 डिस्कस करेंगे। इसके बाद हम अपना सेकंड बुक स्टार्ट करेंगे 11th क्लास की। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपना आज का डिस्कशन। सबसे पहले हम समझते हैं कि डेमोक्रेसी का मतलब क्या होता है। इस चैप्टर में जब हमने ये सेशन स्टार्ट किया था, या जो 6th क्लास से लेकर के जो हमारा भी 11th चल रहा है, उसमें हमने जितना भी चैप्टर डिस्कस किया, उसमें हमने कॉमन जो चीज है डेमोक्रेसी का, तो हमने जो 6th क्लास से लेके 11th क्लास में जितने भी जो चैप्टर डिस्कस किया है, उसमें क्या है, हमने डेमोक्रेसी की मीनिंग सबसे ज्यादा डिस्कस किया है। डेमोक्रेसी को अगर हम हिंदी में बात करें तो उसको कहते हैं लोकतंत्र। लोकतंत्र, और लोकतंत्र जो है वो दो शब्दों से मिलकर के बना हुआ है, एक है लोक, दूसरा है तंत्र। तो कहते हैं हम डेमो प्लस क्रेसी। और इसकी मीनिंग की बात करें तो इसका मीनिंग निकल के आता है पीपल, और इसका मीनिंग निकल के आता है सिस्टम। यानी कि अगर हम डेमोक्रेसी की बात करें, लोकतंत्र यानी कि सिस्टम कहे तो इसको कहते हैं एडमिनिस्ट्रेशन या शासन, ये दोनों कह सकते हैं। तो डेमोक्रेसी का मतलब होता है कि लोगों का जो शासन होता है उसे हम कहते हैं डेमोक्रेसी। यानी कि डेमोक्रेसी की बात करें तो उसका मतलब होता है पार्टिसिपेशन एंड अकाउंटेबिलिटी। क्यों? क्योंकि डेमोक्रेसी के अंदर जो गवर्नमेंट चुने होते हैं वो इलेक्टेड बाय द पीपल्स होते हैं, इलेक्टेड बाय द पीपल्स। इसीलिए डेमोक्रेसी के अंदर हम दूसरा एक मीनिंग कह सकते हैं, जो गवर्नमेंट होती है वो उसकी, यानी कि पीपल्स की पार्टिसिपेशन और गवर्नमेंट की अकाउंटेबिलिटी होती है। तो इसका मतलब हो जाता है एक तरीके से डेमोक्रेसी, यानी कि जिस सिस्टम में पब्लिक का पार्टिसिपेशन हो और गवर्नमेंट की अकाउंटेबिलिटी हो, गवर्नमेंट की क्या हो, अकाउंटेबिलिटी, वो हमें क्या देखने को मिलती है, डेमोक्रेसी देखने को मिलती है। यानी कि डेमोक्रेसी के अंदर जो लोकल गवर्नमेंट गवर्नेंस है, वो सबसे, वो क्या करती है, एक स्ट्रांग और एक मजबूत ढांचा प्रोवाइड प्रोवाइड करने का काम करती है। क्यों? क्योंकि जैसे ही लोकल लेवल पे अगर गवर्नमेंट आती है तो उसमें क्या होती है, पब्लिक क्या करती है, अपने लोकल लेवल एरिया को जो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं उनको चुनती है। तो इस तरीके से क्या होता है, डेमोक्रेसी ग्राउंड लेवल तक आता है, जिसके वजह से क्या है, लोकल गवर्नमेंट की वजह से फिर हमें क्या देखने को मिलता है, एक स्ट्रांग डेमोक्रेसी देखने को मिलता है, जिसमें क्या है, पार्टिसिपेशन और प्रपोजल, और जो प्रपोजल ऑफ अकाउंटेबिलिटी है वो दोनों हमें देखने को मिलते हैं। अगर लोकल लेवल की बात करें, इसमें क्या है कि लोकल पीपल्स के हाथ में ये पावर रहता है कि वो अपने रिप्रेजेंटेटिव को खुद से इलेक्ट करे, जिसमें हम पंचायत की बात करें या म्यूनसिपैलिटीज की बात करें, या हम म्यूनसिपल पॉलिटी की बात करें, तो उसमें जो अपने रिप्रेजेंटेटिव होते हैं वो पब्लिक के द्वारा ही चुने होते हैं। क्यों? क्योंकि ज्यादातर जो प्रॉब्लम्स होते हैं वो कहाँ देखने को मिलते हैं, ग्राउंड लेवल पर ही देखने को मिलते हैं। इसीलिए अगर लोकल लेवल की स्थापना की जाती है, लोकल लेवल गवर्नेंस की स्टैब्लिश की जाती है, तो वहां पे हमें डेमोक्रेसी क्या देखने को मिलती है, और ज्यादा स्ट्रांग देखने को मिलती है। अगर हम जनरल, जैसे कि जनरल पब्लिक इज अ मोर फेमिलियर विद द लोकल गवर्नमेंट देन द स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट। यहाँ पे ये समझाने की कोशिश की जा रही है कि जो पब्लिक है, यानी कि जो आम आदमी है, यानी कि जो कॉमन मैन है, यानी कि जो जनता है, वो ज्यादा फेमिलियर होती है कंपेयर टू स्टेट गवर्नमेंट के और सेंट्रल गवर्नमेंट के। क्यों? क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट
काफी हद तक स्टेट क्या रहता है, एक बड़ा स्टेट रहता है, जिसकी वजह से जो स्टेट गवर्नमेंट है वो एक लोकल लेवल पर जो भी प्रॉब्लम्स है उस पर ज्यादा फोकस नहीं कर पाते और ना सेंट्रल गवर्नमेंट कर पाती है। इसके लिए क्या है, इसी की वजह से जो जनरल पब्लिक है यानी कि जो आम जनता है वो ज्यादा फैमिलियर किससे के रूप में किससे रहती है, तो लोकल गवर्नमेंट से रहती है। क्यों? क्योंकि जो लोकल गवर्नमेंट रहती है वो उन्हीं एरिया के लोकल पीपल्स के द्वारा चुना हुआ होता है और उन्हें पता रहता है कि उनके एरिया में क्या प्रॉब्लम है। इसीलिए जो भी आम पब्लिक है वो अपने लोकल रिप्रेजेंटेटिव से ज्यादा फेमिलियर रहते हैं कंपेयर स्टेट गवर्नमेंट के और सेंट्रल गवर्नमेंट से। अगर हम लोकल गवर्नमेंट की बात करें, लोकल गवर्नमेंट का मतलब है किसी भी गांव के स्तर पे या डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो गवर्नमेंट चुनी जाती है जनता के द्वारा, जो रिप्रेजेंटेटिव चुनी जाती है उसे हम कहते हैं लोकल गवर्नमेंट। और ये क्लोज रूल होता है जैसे कि कॉमन मैन यानी कि आम जनता के बीच से ये क्या रहता है, सबसे ज्यादा क्लोज यानी कि जुड़ा हुआ रहता है। क्यों? क्योंकि अगर मान लीजिए कि किसी एक गांव से, जैसे कि मान लीजिए ये पालमपुर गांव है, ये एक पालमपुर नाम का गांव है और इसमें जो जो प्रॉब्लम्स होगी, यहाँ का जो वो पंचायत चुना, सरपंच जो चुना जाएगा वो इसी लोकल एरिया के पीपल्स के द्वारा चुना जाएगा। तो इस रिप्रेजेंटेटिव को पता होगा कि इनके गांव में क्या प्रॉब्लम्स आ रही है। तो इसी वजह से जो कॉमन पीपल होते हैं वो क्लोज रहते हैं किसके, अपने लोकल गवर्नमेंट से। क्यों? क्योंकि वो उन्हीं एरिया से चुने हुए होते हैं और उन्हें पता रहता है कि जो बैकग्राउंड पे आखिर जो प्रॉब्लम है वो क्या है। अगर हम बात करें डे टू डे यानी कि जो प्रॉब्लम्स और पीपल है वो सॉल्व वेरी फास्ट एंड लेस कॉस्ट, यानी कि अगर हम लोकल लेवल पे गवर्नमेंट स्थापित करते हैं तो उससे क्या होगा, जो दिन प्रतिदिन की जो प्रॉब्लम्स है वो एक तो जल्दी सॉल्व होगा और कम पैसों में सॉल्व हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जो लोकल गवर्नमेंट है उसको पता है कि उसके जो ग्राउंड है उस पर किस तरीके से प्रॉब्लम्स फेस है और इस तरीके से वो क्या करेगा, तो जल्दी से काम करेगा अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए और वो काफी कम पैसे में सॉल्व हो सकता है। तो इस वजह से क्या है, लोकल गवर्नमेंट जो है, गवर्नमेंट है वो ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है। अब बात करते हैं इंपॉर्टेंस क्या क्या हो सकती है लोकल गवर्नमेंट की। अगर हम लोकल गवर्नमेंट की बात करें तो हमारी लाइफ के लिए क्या है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि जो लोकल लेवल पर जो भी प्रॉब्लम्स होती है वो किन्हें पता होता है, लोकल पीपल्स यानी कि जो आम जनता है उन्हें पता रहता है। और उसमें लोकल जो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं जो जनता के द्वारा चुने हुए होते हैं वो बैकग्राउंड से उठ करके आते हैं, इन्हें वो अच्छे से पता रहता है कि उनकी एरिया का मेजर प्रॉब्लम क्या है। तो सॉल्यूशंस क्या है, हर एक सिटीजन्स की जो प्रॉब्लम्स है उसको इजीली सॉल्व किया जा सकता है, यानी कि जल्दी सॉल्व किया जा सकता है और कम कॉस्ट पे सॉल्व किया जा सकता है। ये है एक इंपॉर्टेंस है किसकी, लोकल गवर्नमेंट की। अब अगर बात करते हैं डेवलपमेंट ऑफ लोकल गवर्नमेंट की, यानी कि जो लोकल गवर्नमेंट का जो विकास हुआ था हमारी कंट्री में कैसे हुआ था। अगर हम एशियन टाइम की बात करें यानी कि प्राचीन भारत की बात करें, जो सेल्फ गवर्निंग कम्युनिटी थी उन्हें क्या कहा जाता था, तो वो सभा से निकल के आते यानी कि उन्हें सभा कहा जाता था। अगर मॉडर्न टाइम की बात करें, आज के टाइम पे यही जो बॉडीज है यानी कि जो सभा है ये क्या हो गई, एक इलेक्टेड बॉडी बन करके आई है। और ये हमें कहाँ कब देखने को मिलती है, तो 1882 के बाद से हमें ये देखने को मिलती है, जिससे हम कहते हैं फेंस यानी कि फेसिंग बोर्ड। अगर हिंदी में हम कहें तो मुंशी, तो उसे हम फाइनेंसिंग बॉडी यानी कि मुंशी कहते हैं आज के मॉडर्न टाइम के। यानी कि अगर हम लोग जो हमारी जो गवर्नमेंट ऑफ इंडियन एक्ट है जो कि 1919 में आया था, इसमें क्या है, जो हमारे विलेज पंचायत है उसके बारे में बहुत से प्रोविंस हमें देखने को मिलते हैं। अगर हम कॉन्स्टिट्यूशंस की बात करें, अपने कॉन्स्टिट्यूशंस की बात करें, तो इसे जो अगर हमारे कॉन्स्टिट्यूशंस का जो एक पार्ट बनाया गया था लोकल गवर्नमेंट को, उसे उसमें क्या है, उसे फिर यानी कि राज्य के हाथ में से स्थापित यानी कि ट्रांसफर कर दिया गया। फिर इसमें बहुत, और इस जो हमारी जो लोकल गवर्नमेंट है इसकी डिस्कशन हमें किसमें देखने को मिलती है, डीपीएसपी के अंदर भी देखने को मिलती है। यानी कि राज्य के जो नीति निर्देशक तत्व यानी कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है उसके अंदर भी हमें लोकल गवर्नमेंट की जो कुछ प्रोविंस है या कुछ डिस्कस है वो हमें देखने को मिलता है। यहाँ पे एक कोटेशन आती है, यहाँ पे जवाहरलाल नेहरू के द्वारा कहा गया था, भारत इसीलिए गरीब है क्योंकि भारत का गांव गरीब है। यानी कि अगर भारत को डेवलप करना है यानी कि इंडिया को डेवलप करना है तो इंडिया के अंदर जितने भी जो विलेजेस है ना उसको डेवलप कर दो, तो इससे क्या होगा, इंडिया हमारी खुद ही ऑटोमेटिकली डेवलपमेंट हो जाएगी। ऐसे ही कोटेशंस महात्मा गांधी के द्वारा भी दिया गया था। तो यानी कि गांव लेवल पे विकास
करने के लिए क्या है, हमारी कंट्री के अंदर एक लोकल गवर्नमेंट की स्थापना की गई, जिससे कि जो गांव लेवल है उसको भी जल्दी से विकास किया जा सके। जब हमारा देश आजाद हुआ उसके बाद जो लोकल गवर्नमेंट की जो बॉडीज देखने को मिली, कैसे देखने को मिली, जो 73rd और 74th जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट था, हमारे संविधान के अंदर जो संशोधन किया गया था, उसने क्या है, हमारी जो लोकल गवर्नमेंट है उसको एक स्ट्रॉन्ग बेस प्रदान करने का काम किया था। अगर हम इससे पहले की बात करें तो कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम जो कि 1952 में चलाया गया था, वो काफी हद तक इस एरिया में क्या था, हमें ये एफर्ट देखने को मिलता है। अगर बैकग्राउंड की बात करें तो उसमें बैकग्राउंड पे हमें क्या देखने को मिलता है, अब 3 टायर पंचायत सिस्टम हमें देखने को मिलता है। और ये रिकमेंडेड किया गया था किसके द्वारा, मतलब ये किसके अंडर में रिकमेंडेड किया गया था, तो रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम के अंदर ये रिकमेंडेड किया गया था। अगर हम 3 टायर सिस्टम की बात करें, इसको हम थोड़ी देर में डिस्कस करेंगे कि अगर 3 टायर पंचायत राज सिस्टम है क्या, इसको हम थोड़ी देर में डिस्कस करते हैं। दिस बॉडी वेयर हैवली डिपेंडेंट ऑन द स्टेट सेंट्रल गवर्नमेंट, फाइनेंशियल है। यहाँ पे हमें क्या है, एक प्रॉब्लम देखने को मिलती है किसकी, लोकल गवर्नमेंट की। क्यों, क्योंकि जो लोकल गवर्नमेंट है, जो लोकल गवर्नमेंट बॉडीज है, वो सबसे ज्यादा डिपेंड किसके ऊपर है, फाइनेंशियल के लिए, तो एक स्टेट गवर्नमेंट पे और सेंट्रल गवर्नमेंट के बेस पे। इसीलिए 1987 में क्या है, जो रिव्यू इंस्टीट्यूशन है उसके लिए क्या किया गया था, एक जो लोकल गवर्नमेंट शुरुआत किया गया था। यानी कि लोकल गवर्नमेंट के लिए क्या है, 1987 के बाद जो इंस्टीट्यूशंस ऑफ रिव्यू है उसको शुरुआत की गई थी। अगर हम बात करें जो 1989 में जो पीके डुंगा कमेटी है उसके उनके द्वारा ये रिकमेंडेशन दिया गया था कि ग्रेड ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस बॉडीज ऑफ लोकल गवर्नमेंट थी, यानी कि जो लोकल गवर्नमेंट है उन्हें एक कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस प्रोवाइड करा दिया जाए। अब बात करते हैं रिक्वायरमेंट क्या होता है एक लोकल गवर्नमेंट के। उससे पहले हम ये देखते हैं कि जो हमारा जो लोकल गवर्नमेंट में जो 3 टायर, जो अभी हमने देखा था कि जो 3 टायर पंचायती राज सिस्टम है वो आखिर है क्या, इसको हमने अगर 3 टायर की बात करें तो इसको हमने 3 लेवल पे बात किया था। जैसे अगर हम डिस्ट्रिक्ट लेवल, पहला आता है डिस्ट्रिक्ट लेवल, क्या आता है, डिस्ट्रिक्ट लेवल। डिस्ट्रिक्ट लेवल को बोलते हैं हम 3rd टायर, क्या बोलते हैं हम इसको, 3rd टायर। जिसमें क्या क्या देखने को मिलता है हमें, पहला देख जिसे हम जिला परिषद के नाम से भी जानते हैं, जिला परिषद, या जिला पंचायत, सॉरी परिषद नहीं पंचायत, जिला पंचायत। फिर और क्या देखने को मिलता है, डिस्ट्रिक्ट काउंसिल, डिस्ट्रिक्ट काउंसिल, ये सब हम इसी नाम से जानते हैं। फिर आता है हमारा जिला परिषद, जिला परिषद, परिषद। फिर और किस नाम से जानते हैं हम इसको, डिस्ट्रिक्ट पंचायत के नाम से, डिस्ट्रिक्ट पंचायत। ये सब हम जो 3rd लेवल, जो 3rd टायर है, इन सबको इस अलग अलग जगह पे अलग अलग नाम से जाना जाता है। और जो हमारा 2nd टायर आता है वो क्या देखने को मिलता है हमें, ब्लॉक लेवल पे, ब्लॉक लेवल पे, ये होता है हमारा 2nd टायर। यहाँ पे टायर का मतलब है स्तर, यानी कि हम बात करते हैं लेवल के बारे में। तो यानी कि सबसे पहले जो हमारा देखने को मिलता है 3rd टायर जो होता है, जो तीसरे लेवल पे होता है, वो हमें डिस्ट्रिक्ट लेवल पे देखने को मिलता है, जिससे अलग अलग जगहों पे अलग अलग नाम से जाना जाता है। कहीं पे जिला पंचायत के नाम से जाना जाता है, कहीं पे डिस्ट्रिक्ट काउंसिल के नाम से जाना जाता है, कहीं पे जिला परिषद के नाम से जाना जाता है, और कहीं पे डिस्ट्रिक्ट पंचायत के नाम से जाना जाता है। और जो ब्लॉक लेवल है उसको किस किस नाम से जाना जाता है, तो उसको जनपद पंचायत, जनपद पंचायत, और किस नाम से जाना जाता है, पंचायत समिति, पंचायत समिति। इसके बाद आता है विलेज टायर, विलेज लेवल,
जिसे हम कहते हैं फर्स्ट टायर, यानी कि पहला चरण। इसमें हम क्या कहते हैं, इसे हम ग्राम पंचायत के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? ग्राम पंचायत। पंचायत के नाम से जानते हैं। तो ये था हमारा 3 टायर पंचायती राज सिस्टम, यानी कि जो पंचायत है वो 3 स्तर पे होना चाहिए, यानी कि पहला डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, दूसरा होना चाहिए ब्लॉक लेवल पे, और तीसरा होना चाहिए विलेज लेवल पे। तो इसी चीज की रिकमेंडेशन दी गई थी किसके द्वारा? पी के टुंगा के द्वारा, टुंगन के द्वारा, यानी कि अगर हम इंग्लिश में लिखे पी के टुंगन के द्वारा, कि हमारा जो पंचायती राज सिस्टम है वो किस लेवल पे होनी चाहिए? 3 लेवल टायर के सिस्टम पे होना चाहिए। अब बात करते हैं किसके बारे में, आखिर रिक्वायरमेंट क्यों है हमें लोकल गवर्नमेंट की, क्या जरूरत पड़ती है हमें लोकल गवर्नमेंट की। तो सबसे पहले अगर जरूरत की बात करें तो ये हमारे डेमोक्रेसी को क्या करती है? एक स्ट्रॉन्ग डेमोक्रेसी बनाने का काम करती है, यानी कि हमारी जो लोकतंत्र है उसको एक स्ट्रेंथ के रूप में माना जाता है किसी लोकल गवर्नमेंट को। क्यों? क्योंकि आज के टाइम पे सभी को हमें जरूरत पड़ती है किसकी? लोकल गवर्नेंस की। क्योंकि जो भी प्रॉब्लम्स होती हैं वो सेंट्रल और स्टेट लेवल वाले गवर्नमेंट को नहीं पता होता है कि पब्लिक की जो बैकग्राउंड प्रॉब्लम्स है आखिर वो क्या है, वो पता होती है एक लोकल लेवल के रिप्रेजेंटेटिव को। उसके बाद अगर बात करें लोकल गवर्नमेंट की जरूरत हमें सिर्फ इसीलिए पड़ती है जिसमें कि क्या है, एक ग्रेड ज्यादा पार्टिसिपेशन देखने को मिलती है पब्लिक की, किसमें? डेमोक्रेसी के अंदर। अब मोस्ट ऑफ दी जो प्रॉब्लम्स है, जो पीपल्स की जो प्रॉब्लम है वो कहाँ रहती है? तो ग्राउंड लेवल पे रहती है, और उसको कौन सॉल्व कर सकता है? उसको हम लोकल लेवल के गवर्नेंस के द्वारा ही सॉल्व कर सकते हैं। और डेमोक्रेसी के लिए इसे सबसे अच्छा माना जाता है। क्यों? क्योंकि ये पावर को डिस्ट्रीब्यूट करता है, यानी कि ऊपर से लेके नीचे तक पावर क्या रहता है? बटा हुआ रहता है। अब ऊपर से नीचे तक पावर कैसे बटा हुआ रहता है वो अभी हम देखते हैं। अगर हम ऊपर से लेके नीचे तक अगर पावर डिस्ट्रीब्यूशन की बात करते हैं तो सबसे पहले हमें क्या देखने को मिलता है? एक यानी कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया देखने को मिलता है। क्या देखने को मिलता है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जिसे हम कहते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट ये हमें देखने को मिलता है सबसे ऊपर। उसके बाद हमें क्या देखने को मिलता है? उसके बाद हमें देखने को मिलता है स्टेट गवर्नमेंट, यानी कि जिसे हम कहते हैं राज्य सरकार, स्टेट गवर्नमेंट। देखो उसके बाद हमें डिवीजन देखने को मिलता है। डिवीजन का मतलब हो जाता है यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट सब जो बटा हुआ रहता है। अगर हम डिविजन्स की बात करें तो इसमें फिर डिविजन्स के बाद आता है हमारा डिस्ट्रिक्ट, और डिस्ट्रिक्ट के बाद हमें क्या देखने को मिलता है? अगर हम डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो डिस्ट्रिक्ट के बाद हमें लोकल गवर्नेंस देखने को मिलता है, लोकल गवर्नेंस। और फिर क्या देखने को मिलता है? अर्बन के साइड अगर जाते हैं तो अर्बन के साइड हमें देखने को मिलता है लोकल गवर्नेंस। ये होता है हमारा रूरल के साइड, और ये होता है हमारा अर्बन के साइड। रूरल के साइड आते हैं तो हमें क्या देखने को मिलता है? एक जिला परिषद, फिर हमें क्या देखने को मिलता है? ब्लॉक पंच समिति, यानी कि ब्लॉक समिति। फिर क्या देखने को मिलता है हमें? विलेज, यानी कि ग्राम पंचायत, ग्राम पंचायत। पंचायत। वहीं पे अगर हम अर्बन के साइड आते हैं तो हमें क्या देखने को मिलता है? म्युनिसिपल, म्युनिसिपल कॉरपोरेशन, फिर हमें म्युनिसिपैलिटी, और फिर हमें क्या देखने को मिलता है? सिटी काउंसिल, सिटी काउंसिल। तो इस तरीके से क्या है, पावर डिस्ट्रीब्यूट रहता है, यानी कि पावर क्या रहता है? हमें एक बटा हुआ देखने को
मिलता है। तो इसीलिए इस जब पावर ऊपर से नीचे तक बैक मतलब ग्राउंड लेवल तक जब बटा हुआ रहता है तो इससे क्या में होता है, एक डेमोक्रेसी को क्या मिलता है, एक स्ट्रेंथ, यानी कि उसे डेमोक्रेसी के लिए अच्छा माना जाता है। अगर आप बात करें हम किस बारे में, 73rd और 74th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के बारे में, यानी कि जो 73rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट किया गया था वो कब किया गया था, 1992 में किया गया था, और जिसे संविधान के द्वारा यानी कि पार्लियामेंट के द्वारा इसे पास कर दिया गया था। तो इसमें क्या है, 73rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट में ये कहा गया था कि हर एक गांव के स्तर पे क्या होगा, एक लोकल गवर्नमेंट होगा जो कि रिलेटेड होगा किससे, पंचायती राज सिस्टम से होगा। वहीं पे 74th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट किस चीज के बारे में बात करता है, तो हमारे अर्बन लोग यानी कि जो अर्बन लोकल गवर्नमेंट है उसके बारे में ये बात करता है। जो 73rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट है उसमें कुछ प्रोविंस रखे गए हैं। अब जैसे कि हम बात करते हैं 3 टायर ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ गवर्नमेंट, जैसे कि अभी हमने डिस्कस किया था किसमें, पहला आता है हमारा जिला परिषद, दूसरा आता है हमारा ब्लॉक समिति, और तीसरा आता है हमारा ग्राम पंचायत या ग्राम पंचायत। यानी कि जो लोकल गवर्नमेंट्स है उसका जो स्ट्रक्चर होना चाहिए था वो कितने लेवल पे होना चाहिए था, 3 लेवल पे होना चाहिए था। और इसका जो इलेक्शंस होगा वो 3 लेवल पे होगा, पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस का, और किसके द्वारा होगा, डायरेक्टली पीपल्स के द्वारा चुनाव जाएगा। और इनका जो टेन्योर होगा यानी कि इनका जो समय कार्यकाल होगा वो कितने साल के लिए होगा, 5 साल के लिए होगा। ये 73rd कॉन्स्टिट्यूशन में रखा गया था। और अगर रिजर्वेशंस की बात करें तो 1/3 सीट किसके लिए रिजर्व किया गया था, ह्यूमन के लिए रिजर्वेशंस कर दिया गया था, और शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स के लिए, जिससे कि क्या है, जो भी जो माइनॉरिटीज हैं या जो ह्यूमन है जिन्हें एक अवसर मिल सके अपनी ग्रामीण क्षेत्र को डेवलपमेंट करने में और उनका पार्टिसिपेशन को बढ़ाया जा सके। और स्टेट गवर्नमेंट वांट टू इट टेक आल्सो गिव रिजर्वेशन इन सीट ऑफ अदर बैकवर्ड क्लासेस, यानी कि स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा ही क्या है जो रिजर्वेशन है बैक यानी कि शेड्यूल यानी कि अगर हम बात करें बैकवर्ड क्लासेस के लिए तो स्टेट गवर्नमेंट चाहे तो दे सकता है। ये सब किसमें रखा गया था, ये सब प्रोविंस कहा गया था 73 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट है उसमें। फिर इसकी जो अगर हम बात करें बेनिफिट ऑफ दिस रिजर्वेशन, इस रिजर्वेशन की जो बेनिफिट है हमें क्या देखने को मिलता है, आज के टाइम पे जो ग्राम पंचायत है उसमें ह्यूमन की पार्टिसिपेशन ज्यादा देखने को मिलती है, किसके पोस्ट पे, सरपंच के पोस्ट पे। यानी कि आज के टाइम पे क्या है, जितनी ज्यादा जो एजुकेटेड ह्यूमन जो सरपंच के पोस्ट पे जाके जब वो बैठ के काम करती हैं तो उसमें हमें क्या है, एक फास्टली डेवलपमेंट देखने को मिलता है लोकल लेवल पे। और इसमें क्या है, एक ह्यूमन की जो पार्टिसिपेशन है जो कभी डेवलपमेंट में नहीं रहती थी उसको धीरे धीरे क्या किया जा रहा है, अब हमें बढ़ता हुआ देखा जा सकता है इस रिजर्वेशंस की वजह से। जो एरियाज ऑफ ट्राइबल पॉपुलेशन है उस जो कि बहुत से स्टेट, भारत के बहुत से स्टेट में देखने को मिलते हैं, उनके लिए 73rd कॉन्स्टिट्यूशन में कोई प्रोविंस नहीं दिया गया था, ज्यादा प्रोविंस कोई नहीं दिया गया था। लेकिन 1996 के बाद एक सेपरेट कानून बनाया गया था कि जो ट्राइबल पॉपुलेशन वाले जो एरिया है उसमें भी पंचायती राज से उनको उसमें भी क्या है, पंचायती राज वाला जो प्रोविंस है उसको क्या किया गया, तो इंक्लूड कर दिया गया था। कब, तो 1996 में। अब बात करते हैं 74th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के बारे में। जो हमारा 74th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुआ था 1994 में, तो ये किससे रिलेटेड है, ये भी लोकल लेवल के यानी कि लोकल गवर्नमेंट से ही रिलेटेड है, लेकिन ये आ जाता है हमारा अर्बन एरिया में, जिसे हम कहने लगे थे म्यूनसिपैलिटीज। यानी कि जो हमारा 74th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट था जो कि मेजर सिटीज के लिए बनाया गया था, जैसे दिल्ली, कोलकाता, मुंबई, मद्रास और ऐसे जो अदर जो सिटीज हैं उससे रिलेटेड ये म्यूनसिपैलिटी और म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की यानी कि इसे एक न्यू बॉडी बनाई गई थी जो कि यानी कि अर्बन क्षेत्र में रह करके ये क्या करेगा, लोकल गवर्नमेंट्स के रूप में काम करेगा। इसका भी जो इसमें जो इलेक्टेड मेंबर की बात की गई थी वो किसके द्वारा की गई थी, कॉर्पोरेशन टू इलेक्ट द प्रेसिडेंट ऑफ वन देयर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, जिसे कि क्या कहा जाने लगा,
हाँ कि मेयर कहा जाने लगा। यानी कि अगर हम बात करते हैं जो म्युनिसिपल कॉरपोरेशंस की बात करें तो इसकी इलेक्ट किसके द्वारा की जाने लगी, यानी कि प्रेसिडेंट ऑफ वन। अगर हम बात करते हैं, यानी कि अगर हम बात करें जो इलेक्टेड मेंबर होगा किसका, म्युनिसिपल कॉरपोरेशंस का, वो क्या होगा, म्युनिसिपल कॉरपोरेशंस का प्रेसिडेंट होगा। और वो क्या करेगा, पूरे म्युनिसिपल कॉरपोरेशंस का वो क्या करेगा, उसमें से एक होगा, और जिसे हम क्या कहते हैं, मेयर के नाम से जानते हैं। 74th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के तहत जो म्युनिसिपल कॉरपोरेशन है या जो म्युनिसिपैलिटी है या जो नगर पंचायत है उसका कार्यकाल कितना साल रखा गया, तो 5 साल रखा गया। यदि किसी केस में हमारा जो म्युनिसिपल कॉरपोरेशन है वो डिसॉल्व हो जाता है तो 6 महीने के अंदर अंदर उनका क्या है, इलेक्शंस कंडक्ट कराया जाएगा। अब बात करते हैं स्टेट इलेक्शंस कमिश्नर के बारे में। यानी कि राज्य सरकार के द्वारा जो स्टेट इलेक्शंस कमीशन है उनके लिए नेसेसरी बन गया, क्यों, क्योंकि जो लोकल लेवल यानी कि जो पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस के लिए जो इलेक्शंस कंडक्ट कराया जाएगा वो किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, तो इलेक्शंस कमीशन यानी कि स्टेट के इलेक्शंस कमिश्नर की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। इसलिए राज्य के लिए ये जरूरी बन गया था कि वो अपने राज्य में हर एक राज्य क्या करे, तो स्टेट इलेक्शन कमिश्नर की स्थापना करे, यानी कि एक बॉडी बनाए जिसका काम या जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये दी गई थी कि वो जो लोकल लेवल की जो पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस का जो इलेक्शंस है उसको कंडक्ट कराना। यानी कि यहाँ पे हमें क्या है, दो इलेक्शंस कमीशन देखने को मिलता है, एक सेंट्रल लेवल का और एक स्टेट लेवल का। यानी कि स्टेट लेवल का जो इलेक्शंस कमिश्नर है वो किसका, लोकल बॉडी यानी कि लोकल गवर्नेंस का इलेक्शंस कंडक्ट कराएगा, यानी कि लोकल गवर्नमेंट का। और जो सेंट्रल लेवल पे है वो किसका, जैसे लोकसभा, राज्यसभा, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, लेजिस्लेचर असेंबली, इन सब का इलेक्शंस वो कंडक्ट कराना किसका काम है, तो सेंट्रल जो इलेक्शंस कमिश्नर है उसका काम है। स्टेट फाइनेंस कमीशन की बात करें तो स्टेट गवर्नेंस के लिए एक नेसेसरी बन गया था ये कॉन्स्टिट्यूशन, जो कि अगर हम बात करें जो हमारा राज्य फाइनेंस वित्त आयोग जो है इसका काम क्या है, हर एक इस कमीशन को हर एक 5 साल में गठित करना क्या है, राज्य सरकार के लिए एक नेसेसरी यानी कि एक जरूरत है। क्यों, क्योंकि इसका जो काम है ये इंफॉर्मेशन रखना है, फाइनेंशियल कंडीशन जो कि लोकल यानी कि जो लोकल लेवल पे जो पंचायती राज है उससे रिलेटेड जो भी फाइनेंशियल इश्यूज है उसकी इंफॉर्मेशन रखना किसका काम है, तो स्टेट फाइनेंस कमीशन का काम है। इसलिए राज्य सरकार के द्वारा हर 5 साल में क्या किया जाता है, तो फाइनेंस कमीशन बॉडी की यानी कि बॉडी बनाई जाती है। अब बात करते हैं किसके बारे में, अर्बन एरिया, या आखिर अर्बन एरिया कहते किसे हैं। अर्बन एरिया की बात करें तो अर्बन एरिया ऐसी जगह होती है जहां 500 से ज्यादा क्या हो, यानी कि 5000 से ज्यादा पॉपुलेशन उस एरिया में रह रही हो। दूसरा कंडीशन है 75% से ज्यादा जो मैन है वो क्या हो, फार्मिंग को छोड़ करके यानी कि एग्रीकल्चर का काम छोड़ करके किसी और काम में लगे हुए हो। या अगर हम बात करें पर किलोमीटर स्क्वायर में कितने, कम से कम 4000 आदमी रहते हो तो उसे हम कहते हैं अर्बन यानी कि शहरी क्षेत्र। स्पेशल जैसे कि जो अगर हम 74th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट की बात करें वो भी 73rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के से ही की तरह ही रिलेटेड है, यानी कि सेम प्रोविंस जो 73rd में कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट है वही किस में रखा गया, 74th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट में रखा गया। बस फर्क इतना है, 73rd रूरल एरिया के बारे में बात करता है और जो हमारा 74th है वो किसके बारे में बात करता है, अर्बन यानी कि शहरी क्षेत्र के बारे में बात करता है। जो भी प्रोविंस है 73rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट में वो जैसे कि डायरेक्ट इलेक्शंस, ट्रांसफर ऑफ रिजर्वेशन सब्जेक्ट, रीजनल इलेक्शंस कमिश्नर्स, रीजनल फाइनेंस कमीशन इंक्लूडेड जो और ये सारी किस में इंक्लूड कर रखे, 74th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट में ऐड कर रखे हैं। बस ये अगर हम 73rd की बात करें तो पंचायती राज से रिलेट करता है और इसकी बात करें तो ये किस पे कैपेबल रहता है, तो हमारा म्युनिसिपल यानी कि म्युनिसिपल पैलेटिस पे ये कैपेबल रहता है। अब बात करते हैं इम्प्लीमेंट ऑफ 73rd एंड 74th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के बारे में। यानी कि अगर हम बात करें 1994 से लेकर के 2016 तक ये क्या है, 4 से 5 बार ये इलेक्शंस कंडक्ट हो चुके हैं लोकल बॉडीज के, किसमें, हर एक स्टेट में। यानी कि अगर हम बात करें राजस्थान पहला स्टेट था जिसने क्या किया था, म्युनिसिपैलिटीज, यानी कि राजस्थान वो पहला राज्य था जिसने लोकल गवर्नमेंट को स्थापित
किया था। तो 1994 से लेकर के 2016 तक 4 से 5 बार इलेक्शन हो चुके हैं लोकल बॉडीज के एक स्टेट में, यानी कि हर एक स्टेट में। ड्यू टू इलेक्शन टू द लोकल बॉडीज देयर हैज बी अ स्टडी इंक्रीज इन द नंबर ऑफ इलेक्टेड पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव, यानी कि जब से लोकल बॉडी की स्थापना की गई है, यानी कि जो लोकल गवर्नमेंट की स्थापना की गई है, तब से लेकर के जो लोकल बॉडीज में बात करें तो जो लोगों जो इलेक्टेड पब्लिक, यानी कि जो नंबर ऑफ जो इलेक्टेड पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव है, उनकी संख्या में क्या है, बढ़ोतरी हमें देखने को मिल रही है। ह्यूमन की बात करें तो ह्यूमन पावर एंड सेल्फ कॉन्फिडेंस हैव इंक्रीज्ड। अगर हम बात करें लोकल गवर्नमेंट की वजह से, लोकल गवर्नेंस बॉडीज की वजह से क्या है, ह्यूमन में भी हमें क्या देखने को मिल रहा है, एक सेल्फ कॉन्फिडेंस, यानी कि घर से बाहर निकल करके देश के विकास में एक योगदान देने के लिए हमें एक सेल्फ कॉन्फिडेंस और उनकी जो पावरीय योग्यता है उसमें भी बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। अब बात करते हैं किसके बारे में, ट्रांसफर ऑफ सब्जेक्ट। ट्रांसफर ऑफ सब्जेक्ट का मतलब है कुछ चीजें लोकल लेवल के गवर्नमेंट के हाथों में दे दी गई है, जिसमें क्या है 29 सब्जेक्ट ऐसे हैं जो किसके हाथों में दे दी गई है, लोकल गवर्नमेंट के हाथों में दे दी गई है, जो कि किसमें वो किस जिस और वो सारे जो टॉपिक्स है किसके लिए जरूरी है, वो सारे लोकल डेवलपमेंट एंड वेलफेयर के लिए जरूरी है, जैसे कि रोड, रूरल डेवलपमेंट, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, एरीगेशन, मार्केट एंड फेयर, रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन, कृषि, एजुकेशन और ड्रिंकिंग वाटर। ये सारे वो सब्जेक्ट हैं, वो विषय हैं जो किसके हाथों में दे दी गई है, ये सारी विषय दी गई है लोकल गवर्नमेंट के हाथ में। क्यों? क्योंकि इस सब चीज को क्या है, तेजी से डेवलप किया जा सके। अब बात करते हैं कुछ प्रॉब्लम्स भी हमें देखने को मिलती हैं लोकल गवर्नमेंट की। क्या क्या प्रॉब्लम्स देखने को मिलते हैं? सबसे पहले पैसे की अभाव, यानी कि पैसों का अभाव हमें देखने को मिलता है। अगर आप लोगों ने पंचायत सीरीज देखी है तो उसमें आपने देखा होगा वहां का जो विधायक है वो अपने एरिया के एमएलए के पास जाता है रोड के लिए पैसे लेने के लिए। क्यों? क्योंकि उनके फंड में इतना पैसा नहीं होता है कि वो रोड बनवा सके। तो इससे हमें ये पता चलता है कि जो लोकल लेवल की जो गवर्नमेंट है ना, उनके पास जो एक मेजर प्रॉब्लम देखने को मिलती है वो देखने को मिलती है पैसों का अभाव, जिसके वजह से वो क्या है, जितना डेवलपमेंट किया जाना चाहिए उतने ढंग से नहीं हो पाता। फिर हमें क्या देखने को मिलता है, पैसों के लिए डिपेंड रहना पड़ता है उन्हें स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट पे, और जितनी इनकम नहीं होती है उससे ज़्यादा उन्हें खर्च रहता है, जिसकी वजह से हमें रूरल यानी कि लोकल लोकल लेवल पे जो प्रॉब्लम्स है, लोकल लेवल की जो गवर्नमेंट है उनकी जितनी इनकम नहीं होती उससे ज़्यादा हमें क्या देखने को मिलता है, खर्च देखने को मिलता है, जिसकी वजह से लोकल लेवल पे जो गवर्नमेंट है या जो पब्लिक की जो प्रॉब्लम्स है उसको सॉल्व कर पाना थोड़ा टफ पड़ जाता है। और सबसे जो ज़्यादा हमें देखने को मिलती है वो देखने को मिलती है पब्लिक अवेयरनेस, यानी कि जनता का जागरूक ना होना। ये ऐसे प्रॉब्लम्स है जो कि लोकल लेवल के गवर्नमेंट के सामने निकल के आती है। तो इसके लिए क्या क्या सुधार होने चाहिए? सबसे पहले जो पैसे की कमी है उसको दूर करने के लिए एक न्यू पॉलिसीज बनानी चाहिए। अगर लोकल गवर्नमेंट डिपेंड है स्टेट गवर्नमेंट पे तो उसके लिए भी ऐसी पॉलिसीज होनी चाहिए कि जिनके जो पैसों की अभाव है उसका ना हो, और एटलीस्ट इनकम इतनी हो जानी चाहिए कि उसकी स्पेंड से जितने उनका खर्च नहीं होता उससे, जितना उनका इनकम नहीं होता उससे ज़्यादा क्या होता है उनका खर्च होता है, इसलिए इनकी इनकम में भी इंक्रीज करने की ज़रूरत है। और सबसे ज़्यादा यदि पब्लिक जागरूक बन हो तो क्या है, लोकल लेवल पे जो भी प्रॉब्लम्स है उसको सॉल्व करना और डेवलपमेंट करने में सबसे ज़्यादा हेल्पफुल होती है। अब यहाँ पे हम कुछ और चीज़ें डिस्कस करेंगे जो कि इसमें नहीं है लेकिन हम एडिशनल डिस्कस करेंगे। जैसे कि अगर हम बात करें, पहले इन सबको रफ कर लेते हैं ताकि लिखने में आसानी हो। सबसे पहले अगर हम बात करें, हमने इस टॉपिक में ये डिस्कस नहीं किया कि जो लोकल लेवल की जो बात है, अगर पंचायत की बात आती है तो वो आर्टिकल किस आर्टिकल से आती है। यहाँ पे हम सिर्फ पंचायत की बात करेंगे, पंचायती सिस्टम की बात करेंगे, पंचायती राज सिस्टम। ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में किस आर्टिकल में दिया गया है? तो ये दिया गया है आर्टिकल 243A से लेकर के आर्टिकल 243M तक, ये 4 है, यानी कि इसे लिख लेते हैं 200
43M तक। इस आर्टिकल से लेके इस आर्टिकल में किसके बारे में बात की गई है, तो पंचायती राज सिस्टम के बारे में बात की गई है। यानी कि अगर हम बात करते हैं आर्टिकल 243 की, तो ये किसकी बात करता है, ये डिफिनेशंस की बात करता है, किसकी, पंचायती राज के बारे में। ये किसकी बात करता है, डिफिनेशन की। किसकी बात करता है, डिफिनेशंस की। अब ए किसकी बात करता है, यानी कि 243A, ये किसकी बात करता है, ये ग्राम सभा की बात करता है। किसके बारे में बात करता है, ग्राम सभा। बी किसके बारे में बात करता है, बी करता है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पंचायत, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पंचायत, पंचायत। सी किसके बारे में बात करता है, सी करता है हमारा कंपोजिशन ऑफ पंचायत, कंपोजिशन ऑफ पंचायत। डी किसके बारे में बात करता है, रिजर्वेशन ऑफ सीट, रिजर्वेशन ऑफ सीट के बारे में। यानी कि पंचायत के अंदर जो रिजर्वेशन ऑफ सीट की है वो किस में की गई है, आर्टिकल 243D में। अब ई में क्या कहा गया है, ई नहीं है, एफ है, ई इसमें स्किप करके एफ कर दिया गया है। तो एफ किसकी बात करता है, डिस्क्वालिफिकेशन की बात करता है। किसके बारे में बात करता है, डिस्क्वालिफिकेशन। जी किसके बारे में बात करता है, पावर, अथॉरिटी, और रिस्पॉन्सिबिलिटी, एबिलिटी। एच किसके बारे में बात करता है, पावर इम्पोज, पावर इम्पोज, टैक्सेस, यानी कि टैक्स से रिलेटेड जो पावर्स होती है वो बाय द फंड ऑफ पंचायत, फंड ऑफ पंचायत, पंचायत। आई किसके बारे में बात करता है, आई कहता है कॉन्स्टिट्यूशंस ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फाइनेंशियल कमीशन टू रिव्यू ऑफ पंचायत। अभी हमने थोड़ी देर पहले ये टॉपिक डिस्कस किया था, ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, फाइनेंशियल पोजीशन। ये किसके बारे में कहता है, ये सारे आर्टिकल 243 के ही अंदर हैं। ये सारे आर्टिकल किसके अंदर है, 243 के अंदर है, और ए बी सी करके इसमें क्या किया है, ऐड कर दिया है। यानी कि अगर कॉन्स्टिट्यूशन के किसी आर्टिकल में हमें अल्फाबेट देखने को मिलता है तो इसका मतलब है वो क्या है, तो उसमें अमेंडमेंट किया गया, यानी कि संशोधन किया गया। इसलिए ये सारी चीजें प्रावधान हमें किसमें देखने को मिल रहे हैं, एक ही आर्टिकल के अंदर ए बी सी डी करके देखने को मिलते हैं। अब जैसे जो हमारा आर्टिकल 243 जे में कहा गया है कि जो ऑडिट ऑफ अकाउंट पंचायत, ऑडिट ऑफ अकाउंट ऑफ पंचायत, ऑफ पंचायत। अब बात करते हैं जे के, अब बात करते हैं के बारे में। के में क्या कहा गया है, के में कहा गया इलेक्शन ऑफ पंचायत, इलेक्शन ऑफ पंचायत।
एल में कहा गया है एप्लीकेशन ऑफ यूनियन टेरिटरीज के बारे में। और एम में क्या कहा गया है, इसमें कहा गया है पार्ट टू नॉट अप्लाई ऑफ सेंटर एरिया, पार्ट नॉट टू अप्लाई सेंटर एरिया, सेंट्रल एरिया। ये जो हमारे पंचायती राज सिस्टम है उससे रिलेटेड ये कुछ आर्टिकल्स हैं, यानी कि आर्टिकल जो 243 से लेके 243 एम तक है, वो सारे में क्या क्या लिखा हुआ है वो अभी हमने यहाँ पे डिस्कस किया है। अब बात करते हैं कुछ कमिटीज के बारे में जो कि इंपॉर्टेंट हो सकता है। और ये जो चैप्टर है हमारा पंचायती राज, या जो हम बात करते हैं वो यूपीएससी के लिए जो प्रीलिम्स का पेपर है, यूपीएससी की बात करते हैं अगर हम स्पेशली यूपीएससी में, ये एक प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए क्या बन जाता है, एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। पर्टिकुलर इस यूपीएससी के सिलेबस में ये चैप्टर स्पेशली इंक्लूड किया गया है, जिसके लिए ये हमारा चैप्टर सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट बन जाता है। अब बात करते हैं कुछ कमिटीज के बारे में, जैसे कि सबसे पहले आता है हमारा बलवंत राय कमेटी। ये कुछ कमिटीज है, इसमें हम सिर्फ आज कमेटीज के नाम जान लेते हैं। जब एम लक्ष्मीकांत का हम चैप्टर डिस्कस करेंगे पंचायत और म्युनिसिपल पॉलिटी, उसमें हम ब्रीफली डिस्कस करेंगे। तो अगर हम कुछ कमेटीज की बात करते हैं तो सबसे पहले आता है हमारा बलवंत राय कमेटी, बलवंत राय मेहता कमेटी, मेहता कमेटी। ये कब आया था, ये आया था 1957 में। उसके बाद बात करते हैं किसके बारे में, अशोक कमेटी, यानी कि अशोक मेहता कमेटी के बारे में। किसके बारे में, अशोक मेहता कमेटी, अशोक मेहता कमेटी। ये कब आया था, ये आया था 1977 में। अब बात करते हैं और भी जैसे कुछ कमेटीज हैं। जो हमारा अशोक मेहता कमेटी है, इसमें टू टायर पंचायती राज सिस्टम की बात की गई थी, सिस्टम की बात की गई थी, और इसी में थ्री टायर की भी बात की गई थी, थ्री टायर सिस्टम की बात की गई थी। अब जैसे कुछ और कमेटी है, जैसे कि हमारा आता है GV राव कमेटी, राव कमेटी। फिर हमें क्या देखने को मिलता है, फिर हमें देखने को मिलता है LM सिंघवी कमेटी, कमेटी। फिर हमें खंगोन कमेटी भी देखने को मिलता है, कमेटी। और फिर हमें क्या है, गैडलिंग कमेटी भी देखने को मिलती है। ये कुछ कमेटियाज हैं जो कि इंपॉर्टेंट बन जाती हैं। कारगिल कमेटी। अब हम बात करते हैं किसके बारे में, जो कॉन्स्टिट्यूशनलाइजेशन कमेटी है उसके बारे में। किसके बारे में, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशनलाइजेशन लाइजेशन कमेटी है उसके बारे में। इसमें कौन कौन सा कमेटी हमें देखने को मिलता है, सबसे पहले हमें देखने को मिलता है राजीव गांधी कमेटी, यानी कि जो कि राजीव गांधी के टाइम पे हमें देखने को मिला था। गांधी गवर्नमेंट के टाइम पे। इसमें क्या है, राजीव गांधी की जब गवर्नमेंट थी, यानी कि जब गांधी की जो सरकार थी हमारे देश के अंदर, उसमें 19 जुलाई 9 यानी कि जुलाई 1989 में क्या है,
लोकसभा में जो हमारा ग्राम पंचायत यानी कि जो पंचायत राज है उससे रिलेटेड क्या है 64th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल लोकसभा में रखा गया था। 64th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल किससे रिलेटेड रखा गया था? पंचायती राज से रिलेटेड रखा गया था। पंचायती राज से रिलेटेड रखा गया था। फिर हम इसमें क्या देखने को मिलता है, कुछ और कमेटियां देखने को मिलता है, जैसे यहाँ लिख लेते हैं VP सिंह कमेटी, सिंह कमेटी। और कौन सी कमेटियां देखने को मिलती है? फिर नरसिम्हा राव कमेटी, नरसिम्हा राव कमेटी, यानी कि नरसिम्हा राव कमेटी नहीं, यहाँ पे गवर्नमेंट है। यानी कि जब नरसिम्हा राव की गवर्नमेंट थी तो उस टाइम पे भी क्या है, उनके अंदर में जो हमारा पंचायती राज सिस्टम है उससे रिलेटेड क्या है, दोबारा से बिल रखे गए थे। उसके बाद आता है हमारा, मतलब ये कुछ ऐसे कमेटीज हैं और जो कुछ ऐसे, जो अगर जैसे हम बात करते हैं राजीव गांधी के बारे में, राजीव गांधी गवर्नमेंट के अंदर सबसे पहले 64th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल रखा गया था लोकसभा में, किससे रिलेटेड? पंचायती राज से रिलेटेड। फिर हमें क्या है, एक VP सिंह कमेटी देखने को मिलता है, किसके कौन सी गवर्नमेंट के अंदर में, ये हमें देखने को मिलता है, ये भी हमें देखने को मिला था 1989 में। फिर नरसिम्हा राव गवर्नमेंट में एक बार फिर से इसी जो पंचायती राज है उससे रिलेटेड लोकसभा में बिल रखा गया था, लेकिन वो पास नहीं हुआ था। जो कब पास हुआ था? 1993 में 73rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट से रिलेटेड हुआ था। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का डिस्कशन, जिसमें हमने बहुत चीज़ें डिस्कस की। हम पंचायती राज से रिलेटेड जो आर्टिकल्स है उसको डिस्कस किया है, कुछ इंपॉर्टेंट कमेटीज के बारे में डिस्कस किया। ये जो हमारी बलवंत राय कमेटी, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाती है। इससे यूपीएससी में एक डायरेक्ट क्वेश्चन भी पूछा गया था कि किस कमेटी के द्वारा जो हमारी पंचायती राज है उसको 3 टायर पंचायती राज सिस्टम की बात की गई थी, तो इसका आंसर था बलवंत राय कमेटी। तो इस बारे में हमने डिस्कस किया। फिर क्या प्रॉब्लम्स है लोकल गवर्नमेंट के सामने, फिर हमने देखा था कि कौन कौन से सब्जेक्ट आते हैं लोकल गवर्नमेंट के अंडर में। फिर 73rd 74th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट जो है उसकी इम्प्लीमेंट की बात करी। फिर अर्बन एरिया कैसे डिसाइड किया गया था कि अर्बन एरिया किसे कहेंगे। स्टेट फाइनेंस कमीशन के बारे में हमने डिस्कस किया, स्टेट इलेक्शंस कमिश्नर के बारे में डिस्कस किया, 74th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के बारे में हमने डिस्कस किया है। फिर हमने 3 टायर स्ट्रक्चर के बारे में बात किया और इलेक्शंस के बारे में हमने बात किया इसमें। फिर हमने डिस्कस किया 73rd एंड 74th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट जो हमारी कंट्री के अंदर हुआ था। फिर रिक्वायरमेंट क्या क्या है लोकल गवर्नमेंट के, वो डिस्कस किया। लोकल गवर्नमेंट इंडिपेंडेंस इंडिया के बाद किस तरीके से हमें देखने को मिला, उसको हमने डिस्कस किया था। फिर डेवलपमेंट ऑफ लोकल गवर्नमेंट इन इंडिया में किस तरीके से डेवलपमेंट हो, वो भी हमने डिस्कस किया। फिर हमने इसमें इंपॉर्टेंस ऑफ लोकल गवर्नमेंट की क्या भूमिका है, क्यों ज़रूरी है, उसके महत्व क्या है, उसको हमने डिस्कस किया। लोकल गवर्नमेंट कहते किसे, उसको डिस्कस किया। डेमोक्रेसी का मतलब हमने एक बार फिर से समझा। तो फ्रेंड्स, मुझे उम्मीद है कि आज जो जो हमने टॉपिक डिस्कस किया है वो आपको प्रॉपरली समझ में आ गया होगा। यदि कोई डाउट्स हो तो आप अपने डाउट्स को कमेंट बॉक्स में लिख देना। जब हम अपना नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे, कॉन्स्टिट्यूशन एज अ लाइव डॉक्यूमेंट, यानी कि हमारा संविधान क्या है, एक जीवित है, जीवित दस्तावेज है, वो कैसे, उसको डिस्कस करेंगे। तो उससे पहले हम अपने डाउट क्लियर करेंगे। तो फ्रेंड्स, ऑलरेडी एनसीईआरटी की जो पॉलिटिकल वीडियो है वो क्लास 6 से लेकर के 11th क्लास के जो चैप्टर 7 है वो ऑलरेडी अपलोड कर दिए गए। आप प्लेलिस्ट में जा करके उन सारे वीडियो को देख सकते हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, टेक केयर, जय हिंद।